जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। ये संघीय शासन का सेकंड पार्ट है और मैंने आपको यूएसए का जो संविधान है वो पढ़ा चुका हूं मैं अभी तक। संघीय शासन में दो मॉडल बता रहा था मैं, एक कनाडाई और एक यूएसए का मॉडल। समझ में आ रही है? मैं यूएसए का मॉडल कंप्लीट करा चुका हूं यहाँ पे। अभी हमारा कनाडाई मॉडल चालू होगा यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। और हमने शुरुआत में मैंने आपको दूसरी लेक्चर में आपको बताया था कि हमने कौन सा मॉडल अपनाया है, कनाडाई। समझ में आ रही है? यूनियन शब्द अपनाया हमने, यूनियन, जबकि यूनियन और फेडरल शब्द दोनों शब्दों का अंतर एक ही है, मतलब अंतर नहीं है इनमें, दोनों का मतलब एक ही है, संघ। समझ में आ रही है? लेकिन यूनियन और फेडरल शब्द में कुछ चीजों का अंतर है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई अमेरिकी जो संघ बना था वो राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया था, और कनाडाई मॉडल में ये अपनाया था कि मतलब केंद्रों के द्वारा, एक केंद्र था और उसने राज्यों को उसी में से निकाल दिया था। जैसे मान लो जैसे कि ये केंद्र, ये जो है केंद्र है और इसमें से राज्यों का निर्माण कर दिया जाए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हुआ था इसीलिए। और हमारे यहाँ क्या हुआ था, इंडिया में एक केंद्र था, उसी में से राज्यों का निर्माण किया गया। वो अलग बात है कि बहुत छोटे छोटे राजपूताना राज्य थे, बहुत ज्यादा, और 552 कहीं लिख रखा है, 556 भी कहीं लिख रखा है, 562 भी कहीं लिख रखा है। तो आप जिस तरीके से सोचना चाहें वो देख सकते हैं आप। पर एक्चुअल फैक्ट 562 ही है, 562 हमें मिलता है उसमें किताब में। तो इस वजह से आप देखिए यहां से। अब हमारा हेडिंग डाल लीजिए, कनाडाई मॉडल कैसा है। ठीक है, कनाडाई मॉडल के बारे में पहला लाइन, पहले जो है हेडिंग वो डालिए, पॉइंट। कनाडा के संविधान में भी संघ की समूची विशेषताएं विद्यमान है। इसका मतलब यह है कि संघ की जितने भी ये विशेषताएं हैं ना, मैंने आपको पहले बताई थी पूरे विश्व में कितने संघ हैं, 18 जितने भी संघ हैं उसमें सारे में, सब में विशेषताएं यही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो अमेरिका संघ में जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं संघ की इसमें है। वो अलग बात है कि संघ के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन संघ की विशेषताएं यही मिलेंगी आपको, जो मैंने आपको यहां लिख रखा है। समझ में आ रही है? जो पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं। ठीक है, क्या क्या लाइन बोली थी मैंने आपको? कनाडा के संविधान में भी संघ की समूची विशेषताएं विद्यमान है, परंतु फेडरल शब्द के बजाय, इस शब्द के बजाय, कौन सा? फेडरल शब्द के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके यूनियन शब्द के प्रयोग किया गया है कनाडाई मॉडल में, ध्यान रखना। और हमने भी क्या, कौन सा शब्द अपनाया है? यूनियन। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। और भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन का। समझ में आ रही है? तो हमारे यहां यूनियन शब्द है, फेडरल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। इसी में लिखना, जिसके दो निहितार्थ हैं, यानी कि दो अर्थ हैं इसके। अगला पॉइंट, जिसके दो निहितार्थ हैं। अगला पॉइंट, कनाडाई संविधान अमेरिका की भांति समझौते का परिणाम नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि समझौता हुआ था इनमें। समझौते का परिणाम नहीं है, पहला तो पॉइंट यही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसीलिए यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कनाडा में यूनियन की शक्तियां ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, अमेरिका में किसकी शक्तियां ज्यादा हैं? राज्यों के पास। समझ में आ रही है? इसके पास कम है, यूएसए के पास, इसके संघ के पास में कम है। किसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं? राज्यों के पास। समझ में आ रही है? समवर्ती सूची किसके पास है? राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास। और राज्य सूची की शक्तियां किसके पास है? वो भी राज्यों के साथ। समझ में आ रही है? लेकिन कनाडा और भारत में ऐसा नहीं है। इन्हीं दो कारणों की वजह से हमारे यहाँ क्या, कनाडा ने यूनियन शब्द को अपनाया, जहां से हमने अपनाया। समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये बनता है कि यूनियन शब्द हमने कहां से लिया गया था? कनाडा के संविधान से। समझ में आ रही है? ना कि अमेरिकी संविधान से। संघीय शासन का मॉडल कहां से अपनाया था हमने?
कनाडा के संविधान से, ना कि यूएसए के संविधान से। समझ में आ रही है? ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है? मतलब क्या लिखा आपने? कनाडा में यूनियन की शक्तियां ज्यादा है। हाँ ठीक है, अब उससे अगला पॉइंट लिखिए। कनाडा में भारत की भांति कनाडा में भारत की भांति संसदीय शासन को अपनाया गया है, पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। भारत में सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास है, राज्य के पास है? केंद्र के पास। क्यों है ज्यादा? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, पहला तो यह है। दूसरा यह है कि हमारा नवजात शिशु जब पैदा हुआ था, यानी कि भारत पैदा हुआ था, तो देश हमारे यहाँ के जो राज्य थे, छोटे 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 राज्य थे, 562 जो रियासतें थी, वो अलग अलग भाग रही थी। और आज भी ऐसे कुछ राज्य हैं, जैसे नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अलग अलग अपना देश आजाद करने के लिए। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पसीना छूट गए थे इनको जो है एक करने में। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इसीलिए क्या बताया मैंने आपको? जहां केंद्रीकरण अपनाया केंद्रीकरण होता है। संविधान एक है, संविधान एक है कनाडा में, संविधान एक है, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। संविधान एक है। राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होती है, जैसे हमारे यहां होती है। ठीक है, कनाडा में राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होती है। अमेरिका में किसके द्वारा होती है? राज्यों के द्वारा नहीं, राज्य की जनसंख्या के द्वारा प्रतिनिधि जो चुनाव होता है, वो स्पेशल उसके गवर्नर का। समझ में आ रही है? और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर संघ सरकार, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, जैसे हमारे यहां कर सकती है। संघ सरकार कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमारे यहाँ दोनों में टकराव टकराव की स्थिति में राज्यों की विधि, संघ सरकार की विधि ऊंची होगी। दूसरी बात ये, मैं आपको आने वाले उसमें भी बताऊंगा, मैं थोड़ी देर अगला लेक्चर जो होगा मेरा, उसमें भी बताऊंगा कैसे किस तरीके से करते, कौन सा आर्टिकल है इसको। समझ में आ रही है कैसे करती है? 246 याद है आपको? पिछली बार पढ़ाया था मैंने आपको। वो क्या कहता है? भूल गए? राज्य नहीं, टकराव की स्थिति में राज्य संसद, टकराव की स्थिति में नहीं बेटा, जब राज्यसभा चाहे 2/3 बहुमत से, तो विधि बना करके, एक या दो से अधिक राज्य, बिल्कुल 1 से 2, या तो राज्य अपना जो राज्य को पास में अधिकार है कि मतलब केंद्र को अपनी शक्तियां सौंप सकता है कि भाई हमारे लिए आप विधि बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, 249 है ना? हाँ 249, आर्टिकल 249। और अब मान लो, अब सोच के देखिए, अब एक तो ये हो गया राज्य अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरा, राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, जो राज्यसभा बनी बैठी है, समझ में आ रही है? राज्यों के प्रतिनिधि तो हैं वो राज्यसभा, हमारे यहां से अलग अलग लिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, दो हैं हर जगह पे। और हमारे यहां से जैसे एक जगह से 31 है, एक जगह एक है, तो असमानता पैदा हो रही है। लेकिन है तो सही, सभी जगह से लिए तो हैं, एक एक लिए हैं, दो लिए हैं, कितने भी लिए सही, लिए तो हैं। और वो क्या करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनका मतलब क्या होता है? अगर उनका मत हो, अगर वो 2/3 बहुमत से अगर एक बिल पास करे कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए विधि बनाए, तो केंद्र सरकार विधि बना सकती है। जैसे कनाडा में ये शक्ति संघ के पास है। समझ में आ रही है? इसलिए आगे क्या लिखा मैंने, क्या बोला था मैंने? विधि निर्माण कर सकती है। और अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार के पास होती हैं, और अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार के पास होती हैं। ये तुम्हारा कनाडा मॉडल खत्म हो गया। ठीक है, ये कनाडा का संविधान खत्म हो गया।
मैंने अमेरिकी मॉडल करा दिया। अब आते हैं भारत के पे, ठीक है। भारत का कैसा है, भारत का संघ कैसा है, यूनियन है, फेडरल है, क्या है, सारी चीजों के बारे में देखेंगे यहां से। देखिए अगली हेडिंग डालिए, भारत में भारतीय संघ में शक्तियों का विभाजन। आपको यूपीएससी का सिलेबस देखा है आपने? यूपीएससी के सिलेबस में आप देखना कभी भी, यूपीएससी के सिलेबस में इंटरनेट से निकालना। अच्छा आपने उससे इंटरनेट से निकाल के देखा होगा ना, आप देखो देखो उसका यूपीएससी का सिलेबस, उसमें क्या लिखा गया है? संघ और राज्य के उत्तरदायित्व, साझी उत्तरदायित्व, यहां से आपका सिलेबस शुरू होता है यूपीएससी का। अब तक हमने पढ़ा है वो बेकार था क्या? नहीं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन संघ और राज्य के उत्तरदायित्व सिलेबस में यहीं से पहली हेडिंग यहीं दी गई है यूपीएससी के सिलेबस में। समझ में आ रही है? इसी में सारा कुछ आ जाता है ओवरऑल, यहां से पढ़ना है। तो एक हेडिंग और सब हेडिंग डाल लीजिए इसके लिए। इसी में भारतीय संघ में शक्तियों का विभाजन में डाल लीजिए संघ और राज्यों के शक्ति और उत्तरदायित्व। संघ और राज्यों के शक्तियों और उत्तरदायित्व, इसकी पहली लाइन लिखिए, पहला पॉइंट। भारतीय संघीय व्यवस्था में, भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ सरकार की शक्तियों का, संघ सरकार की शक्तियों का विस्तार भारत के समूचे भौगोलिक क्षेत्र तक है। संघ सरकार की शक्तियों का विस्तार समूचे भौगोलिक क्षेत्र तक है। मान लो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात तक, ये सारी संघ सरकार की शक्तियों में आते हैं। समझ में आ रही है? यहां तक सारा। और राज्य की शक्ति कहां आती है? जैसे मान लो अब, मान लो अब, जैसे मान लो अब किसी राज्य का एग्जांपल ले, यूपी का ले लें, उत्तर प्रदेश का, बलिया से लेकर के सहारनपुर, है ना, वो नॉर्थ में चला जाता है, रामपुर तक। असली आंसर रामपुर है। आपका पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है यूपी की? रामपुर। समझ में आ रही है? क्योंकि रामपुर पहले सहारनपुर में आता था, अब डिस्ट्रिक्ट अलग कर दी उसके, मंडल में आता है वो उसके, ठीक है। रामपुर उसके सहारनपुर मंडल में आता है, सहारनपुर मंडल बन गया है ना, इसलिए। और यही इसी लाइन में लिखना है इसमें पॉइंट में। और रक्षा यानी कि डिफेंस, संचार, विदेश, बैंकिंग जैसे विषय, विदेश बैंकिंग जैसे विषय संघ सरकार के सौंप दिए गए हैं, संघ सरकार को सौंप दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 7वीं अनुसूची बता रहा हूं मैं आपको, 7वीं अनुसूची में वो भी संघ सूची। केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोमा एम्स, एम्स जानते हो ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो एम्स बना रहे हैं, जैसी संस्थाओं पर भी संघ सरकार का नियंत्रण है, संघ सरकार का नियंत्रण। अच्छा सोचने की बात है वैसे, एम्स जैसे कि मान लो एम्स दिल्ली में तो ठीक है, संघ सरकार का क्षेत्र है भाई, वो बना दिया है, दिल्ली में एम्स सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एम्स बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी एम्स बन रहे हैं। समझ में आ रही है? यहाँ किसका दायित्व होना चाहिए एम्स बनवाने का? राज्यों का होना चाहिए कि नहीं, लेकिन संघ सरकार बना रही है, साझे उत्तरदायित्व। ये अभी नहीं पता चलेगी हमें, शायद ये निष्कर्ष में हम बताएंगे किस तरीके से होगा। समझ में आ रही है? अभी तो हम क्या लिख रहे हैं? विषय वस्तु। समझ में आ रही है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखने की कला क्या होती है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखने की एक कला होती है, आपको पेपर मिलेगा इस तरीके से। मान लो ये पेपर है आपका, ये आपका पेज मिल गया, ठीक है। आपको कहां से लिखना है? भूमिका से। यहां से भूमिका, यहां पर क्या लिखना है? विषय वस्तु। फिर यहां सबसे नीचे क्या लिखना है? समझ में आ रही है? निष्कर्ष। इस तरीके से पेपर लिखा जाता है।
और इसी हिसाब से मैं आपको मेंस की तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। क्या बोलो था मैंने लास्ट में? एम्स जैसी संस्थाओं पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है, ठीक है। अगला पॉइंट, संघीय व्यवस्था में संघ सरकार को खानों पर भी नियंत्रण दिया गया है। खानों पर भी नियंत्रण दिया गया है। अच्छा, खान का मतलब क्या है? कोली खान, सोनी खान, लोही खान, है ना। अच्छा, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ जैसे और छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे राज्य गरीब क्यों है? क्योंकि सर केंद्र के अंदर आते हैं ना, वो राज्य के अंदर। राज्य सरकार जबकि उनकी अलग है ना। समझने की बात है यहाँ पे। खानों का केंद्र, लेकिन खानों पर केंद्र का नियंत्रण है। और दूसरी बात, खानों पर जब केंद्र का नियंत्रण है, मतलब रेल पे भी केंद्र का नियंत्रण है, मान लो संचार पर भी केंद्र का नियंत्रण है, उसका प्रशासन किसके हाथ में होगा? राज्य के हाथ में होगा या केंद्र के हाथ में होगा? राज्य के अंदर होगा। नहीं होगा, केंद्र के ही अंतर्गत होगा। केंद्र के लोग वहाँ काम करेंगे। केंद्र के लोग उसमें काम करेंगे। समझ में आ रही है? जैसे मान लो IRTS की भर्ती निकली, UPSC ने निकाली, ये केंद्र के अंदर आता है। अब ये IRTS रेलवे से कहते हैं, रेलवे में भर्ती निकली, रेलवे में सारी चीजें आ गई, ये केंद्र के अंदर, ये किसके अंदर है? केंद्र के। अब तुम बस से जा रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो, मान लो बस से जा रहे हो, एक बहुत बड़ा गेट सा आएगा, मान लो यूपी से मध्य प्रदेश जा रहे हो, हैं, वहां से बहुत बड़ा गेट आएगा। पहले तो टोल टैक्स देना पड़ेगा राज्य को। दूसरा, एक मध्य प्रदेश राज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस तरीके से लिखा आता है। कभी रेल के अंदर देखा है तुमने? रेल कहीं ऊपर से दक्षिण से नीचे तक जा रही है, जम्मू कन्याकुमारी तक, रेल में कभी देखा है कि आपका स्वागत है यहाँ पे घुसने से? पूरा एक ही है। क्योंकि वो एक ही है। समझ में आ रही है? उसमें कोई, अच्छा एयरपोर्ट देखे आपने? एयरपोर्ट पे किसका कब्जा है? केंद्र का। अधिकारी किसके होंगे? रेवेन्यू किसको मिलेगा? समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है? राजस्व। अच्छा, छत्तीसगढ़ झारखंड, अब उस मुद्दे पे आते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड क्यों गरीब है? क्योंकि उनके संसाधन सबसे ज्यादा संसाधन भारत में कहां निकलते हैं? छत्तीसगढ़ में। कुछ भी ले लो, समझ में आ रही है? सारी चीजें वहीं निकलती हैं, उसके बावजूद वो गरीब है। क्यों? क्योंकि केंद्र का खानों पर नियंत्रण है। समझ में आ रही है? और केंद्र के ही कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। समझ में आ रही है? और उनका सारा रेवेन्यू कहां जाता है? केंद्र के पास में। आ रही समझ में? ये सारी चीजें। अभी हम राज्यों के बारे में भी बात करेंगे, भाई राज्यों के पास क्या है क्या नहीं है। हालांकि अब भारत में राज्यों के पास थोड़ा सा बेचारों को कटोरा हाथ में दे रखा है, राज्य क्या करे। अच्छा, ममता बनर्जी, आपने एक चीज देखी होगी, ममता बनर्जी मोदी को गाली देती रहती है ना, क्यों देती रहती है? सोचा कभी क्यों देती रहती है? पता क्यों? मोदी का चेहरा देखा तुमने? दोस्तों, लाल हो रहा है, लाल, खा खा के लाल हो रहा है। ममता बनर्जी सुकड़ी सी हो रही है। क्या हो रहा है ये? क्योंकि ममता बनर्जी के पास पैसा नहीं है, केंद्र के पास सर। इनकम टैक्स जो देते हो आप, कहां जाता है? केंद्र। सेल्स टैक्स कहां देते हो? हाउस टैक्स राज्य के पास जाता है। समझ में आ रही है? तो ये जितने भी बड़े बड़े टैक्स हैं, सारे कहां जा रहे हैं? अब तो GST आ गई है, और भी सबसे ज्यादा केंद्र पे पैसा जा रहा है। समझ में आ रही है? तो इसीलिए मोदी लाल है, ठीक है। और इसीलिए मुख्यमंत्री झगड़ा करते रहते हैं आपस में। आ रही समझ में? अगला पॉइंट से लिखिए, क्या लिखवाया था मैंने? खानों पर भी नियंत्रण है, और राज्यों को केवल खानों से रॉयल्टी मिल सकती है। रॉयल्टी का मतलब समझते हो? पिछली क्लास में भी समझाया था मैंने आपको। मान लो राज्य ने, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, रॉयल्टी का मतलब ये होता है, मान लो जैसे कि छत्तीसगढ़ से जो है खानों से केंद्र पैसा ले रहा है, सारी चीजें इनकम टैक्स ले रहा है, और उनके खानों पर नियंत्रण है। सारी महंगी महंगी चीजें खा जा रही हैं खानों पर, उस पर केंद्र सरकार पर। और दूसरी, उनको उनके नाम पर, जैसे मान लो 1,000 रुपए की कमाई है, 10 रुपए पकड़ा देता राज्य को, ये है रॉयल्टी। समझ में आ रही है? इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा आपको। 10 रुपए पकड़ा देता, और राज्य क्या करेंगे? उसको टॉपिक खरीदेंगे, क्या करेंगे? बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बड़े बड़े वादे, योगी मोदी बहुत बहुत बड़े वादे कर देते हैं। भाई छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, वहां पे भी चुनाव होने हैं, वहां पे भी तो वादे होने हैं, तभी तो उसमें सरकार में आएंगे वो लोग। लेकिन वादे क्या करे जब पैसा ही नहीं है? समझ में आ रही है? पैसा कौन ले जाता है दोस्तों? ताऊ। ताऊ मतलब मोदी। समझ में आ रही है? अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट लिखिए, संघ सरकार को संघ सरकार को 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर संघ सरकार को 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर विधि निर्माण अंडरलाइन विधि निर्माण का अधिकार है। विधि निर्माण का अधिकार है या शक्ति है, तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी संघ सरकार की होती है। समझ में आ रही है? अब मैंने जो अभी बताया था ना, मैंने कर्मचारी किसके होंगे, वही तो लाइन है, ये वही संघ सरकार की है, संघ सरकार की होती है, जिसे संघ सरकार की प्रशासनिक शक्ति कहा जाता है। अच्छा, 3 तरह की शक्ति होती है हमारे यहाँ। कौन कौन सी शक्ति होती है? तीन तरह की शक्ति होती है, कौन कौन बताएगा? पहला प्रशासनिक, मुझे पता है गलत लिखा है। विधायी, तीसरा, अब देखिए इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नगरपालिकीय शक्ति के समान है राज्यों के लिए? बताइए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, विधायी शक्ति, वो सॉरी, एक और चीज भूल गया मैं, वित्तीय शक्ति। समझ में आ रही है? कौन सी है? आंसर इज वित्तीय। जैसे नगर पालिका को पैसा देता है ना राज्य स्वतंत्र है, नगर पालिका समकक्ष नहीं है, ध्यान रखना, केंद्र और राज्य समकक्ष हैं, बराबर हैं, लेकिन नगर पालिका और राज्य समकक्ष नहीं है, सबऑर्डिनेट है। समझ में आ रही है? उससे छोटा है, और उसका मन करता है चवन्नी पकड़ा देता है नगर पालिका को, राज्य का मन करे चवन्नी पकड़ा देता, ले जाओ यार, इतना ही है इस साल, अगले साल लेना चाह। समझ में आ रही? राज्य केंद्र से मांगते हैं। ऐसी राज्य कहाँ, कटोरा लेके किसमें मांगते? केंद्र से। भाई वो किसी विदेशी जो है बैंक से पैसा ले नहीं सकते। समझ में आ रही है? ना पड़ोसी राज्य से ले सकते हैं। कहाँ जाएंगे वो? आरबीआई बिना केंद्र सरकार के उनको पैसा दे नहीं सकती, बिना संसद की मंजूरी के दे नहीं सकती, तो कहाँ जाएंगे बेचारे राज्य? समझ में आ रही है? यहाँ पर बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। अगला पॉइंट लिखिए, सातवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर कर आरोपित करने की शक्ति भी संघ सरकार के हाथों में है। कर आरोपित करने की शक्ति भी संघ सरकार के हाथों में है। इसलिए संघ सरकार का राजस्व में बड़ा स्रोत है। जिसमें आयकर, अंडरलाइन करते जाना इनको। अब देखो, ये लक्ष्मीकांत किताब होगी, आप उसमें सूची दे रखी होंगी तीनों, है ना, उसमें से आप देख लेना, जिसमें महत्वपूर्ण विषय हैं उनको मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। जिसमें आयकर यानी कि इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर को तो कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं ना, शामिल हैं। सार्वजनिक उद्यमों यानी कि पीएसयूएल, समझ में आ रही है? ये वाले सार्वजनिक उद्यमों जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर भी संघ सरकार का नियंत्रण है। अब सोच के देखिए कहां कहां से पैसा आ रहा है संघ सरकार पे। राज्यों के पास कहां से आ रहा है? राज्य कहां से पैसा ले रहे हैं? सुनो, राज्य कहां से पैसा ले रहे हैं? सबसे बढ़िया हाउस टैक्स, पानी टैक्स और रोड
रोड टैक्स क्या है, टोल टैक्स में कितना पैसा आता है उस पर। दूसरा समाधान से टैक्स, जब किसी को जलाया जाता है उसका टैक्स देना पड़ता है, कितना पैसा मिल रहा है उसको। और वादे बड़े बड़े कर देते हैं। अब पता केजरीवाल ने क्या किया, सारी चीजें अब उसके हाथ में तो ये सारी शक्तियां हैं। अब उसके पास तीन ही चीज तो नहीं है केजरीवाल के पास में, पुलिस, भूमि और क्या, पता ही थी ना, प्रशासनिक। प्रशासनिक शक्तियां अभी जुड़ी हैं अभी हाल फिलहाल में। सोच के देखिए अब उसके हाथ में वैसे तो सारी चीजें हैं अब मान लो टैक्स वाले सारी चीज ले रहे हैं, लेकिन पानी फ्री, बिजली बिल फ्री, 200 यूनिट, पैसा कहां से आएगा। केजरीवाल चिल्लाता क्यों है, लेकिन केजरीवाल ढीठ है। सॉरी भाई केजरीवाल के समर्थक जो हो माफ करना, लेकिन केजरीवाल ढीठ है, वो फिर भी लड़ता रहता है। कोई और होता ना उसकी जगह मर जाता अब तक, लेकिन फिर भी संघ सरकार से टक्कर लेता रहता है। समझ में आ रही है, उनके हाथों में कुछ नहीं छोड़ा है संघ सरकार ने। लेकिन इसका निष्कर्ष भी देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट भी देखेंगे हम, राज्यों के हाथ में क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल इसी पे चलते हैं। क्या बोला मैंने आपको, ये सर जो अनुसूचियां हैं 7वीं 5वीं कितनी बार है भाई सर? अनुसूचियां 12 सूचियां, अनुसूचियां तो ये जो संघ 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। समझ में आ रही, इनमें से 2 सूचियां केंद्र सरकार के पास है, 1 सूचियां राज्य के पास है। ठीक है, फिर संवर्ती है, अपशिष्ट है। अवशिष्ट भी है, संवर्ती, संवर्ती तो तुमको पता ही है, फिर दोनों का विषय है। क्या लिखवाया था मैंने आपको नियंत्रण है, तथा विदेशी राज्यों से उधार लेने की शक्ति भी, तथा विदेशी राज्यों से उधार लेने की शक्ति भी केवल संघ सरकार को है, राज्यों को नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, विदेशी राज्यों से शक्ति कहां कहां से ले सकते हैं, या तो विदेशी देश से शक्ति ले सकते हैं, यानी कि पैसा ले सकते हैं, IMF से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। समझ में आ रही है, इन माध्यमों से पैसा ले सकता है संघ सरकार। अभी हाल ही में अभी डाटा आया, अभी बता रहा हूं मैं आपको, हाल फिलहाल में, और ये क्लास दिसंबर, आज क्या तारीख है, 25, सेंटा क्लॉज वाले दिन शूट हो रही है, और आज के दिन मैं बता रहा हूं आपको, दिसंबर 2023 चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है कि केंद्र सरकार के पास में, आपको पता है कितना कितना आपके ऊपर कर्ज है, 1,40,000 का, हर व्यक्ति के, भारत के हर व्यक्ति, जनसंख्या का आंकड़ा 1 लाख क्या नाम 100 करोड़ 42 करोड़ क्या है वो, 42 लाख, नहीं 142 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, 142 करोड़ की जनसंख्या है, और उस पर अगर बांटा जाए, केंद्र सरकार के पास में कितना है, 205 लाख करोड़ का कर्ज है, 205 लाख करोड़ का कर्ज। समझ में आ रही है, और यूपीए की सरकार में 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कितना था, 55 लाख करोड़ का। क्या कर रही है मोदी सरकार, चौगुना हो गया। अब सोचो कैसे हो गया, कैसे हो गया, पता क्यों, सिलेंडर, राफेल, कौन खरीदता है इनको, राज्य खरीदते हैं राफेल को, केंद्र खरीदेगा ना। S-400 रशिया से मिसाइल, बुलेट ट्रेन, किसके लिए है, तो हमारे लिए, लेकिन कौन कर रहा है, संघ सरकार। पैसा कहां से आ रहा है, राज्यों से नहीं आएगा, बाहर से, विदेशों से उधार। दूसरा, हमारे लैट्रिन बनवा रहे हैं, किसी का कर्ज माफी है, यानी कि किसी ने, भाई किसी किसान ने खेत ले रखा है, इसलिए बंद करना उसको, किसी ने कर्ज ले रखा है, उसका भी सारी चीजें उसको देनी पड़ती हैं। समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में, राज्य बेचारे कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही, पिस्ती हम हैं। लेकिन मोदी सरकार क्या कह रही है, अभी घबराने की बात नहीं है, ये डॉलर में कर्ज नहीं है, किसके हाथ में, किसमें, रुपए में कर्ज है। समझ में आ रही है, वो अलग बात है बेटा, ये छुपा रुस्तम है। समझ, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं यूट्यूब पे, क्या बोलूंगा मैं इस विषय पर। लेकिन आप, अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस पे, जापान पर, 256 लाख करोड़। सेकंड नंबर पे कौन आता है, बात नहीं आता है, अमेरिका। अच्छा, सबसे ज्यादा सोच के देखिए, अब अमेरिका पे इतना पैसा, उसके बावजूद भी कर्जा उस पे, लेकिन उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की RBI के बैंक का कर्जा है उस पे। हमारे पे क्या है, हमको घबराने की जरूरत है, पता है क्यों, क्योंकि हमने बाहर से लिया है।
समझ में आ रही है? हम कैसे चुकाएंगे इस कर्ज को, कैसे चुकाएंगे, सोच के देखिए। चलो इस बात को यहीं छोड़ते हैं हम। अगला पॉइंट देखिए, ये हो गया है तुम्हारा कंप्लीट संघ सरकार वाला, है ना। अब राज्यों के विषय में देख लें। राज्य के शक्ति उत्तरदायित्व, हेडिंग डालिए राज्य के शक्ति और उत्तरदायित्व। राज्य के शक्ति और उत्तरदायित्व, इसमें पहला पॉइंट है भारतीय संघीय व्यवस्था में या भारतीय संघीय व्यवस्था के सॉरी शक्ति विभाजन में, शक्ति विभाजन अंडरलाइन, राज्यों के राजस्व, राज्यों को राजस्व की प्राप्ति सॉरी इस लाइन को काट दो आप, राजस्व की प्राप्ति बाद में करेंगे, लेकिन इसके विषय देख लेते हैं क्या क्या विषय हैं इस पे, ठीक है। पहले विषय देख लेते हैं इसके। क्या बोला था मैंने लास्ट में? भारतीय संघ व्यवस्था की शक्ति विभाजन के राज्यों को, पहला लिखे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसके विषय में? राज्य के में, राज्यों के विषय है ये। स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, भूमि, पुलिस एंड लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीजें किसके हाथ में? अच्छा, कल्याणकारी चीजें जो होती हैं, लोगों को कल्याण करना होता है, उनमें पैसा लगता है कि नहीं? और ये सारे के सारे विषय किसको दे दिए गए? राज्य को। और पैसा दिया नहीं है, डोलो। ममता बनर्जी इसलिए तो सूख रही है बेचारी, अम्मा चिल्लाती चिल्लाती मर गई। ममता बनर्जी की तो सही बात है, उनकी पॉपुलेशन भी तो बहुत है, बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। बिल्कुल। अब सोच के देखिए कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है कि नहीं? पर चलो, हम भावनात्मक मत होना, कहीं झंडा उठा लो बीजेपी के खिलाफ, पर हम दोनों पक्षों को देखेंगे क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए। क्या बोला मैंने? कैसे विषय सौंपे गए हैं? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसपे दोनों जो है राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन अगर दोनों में टकराव होगा तो सबसे उच्चतम किसका माना जाएगा? केंद्र की सरकार का। लेकिन शिक्षा देने का प्राथमिक दायित्व, लेकिन शिक्षा देने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार को ही है, राज्य सरकार का ही है। अगला पॉइंट, राज्य के अधिकांश कल्याणकारी दायित्व सौंपे गए हैं, या राज्य को अधिकांश कल्याणकारी राज्य, जो कि मैंने अभी बोला था, राज्य को अधिकांश कल्याणकारी राज्य दायित्व सौंपे गए हैं, परंतु राज्य के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है, परंतु राज्य सरकार के परंतु राज्य के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है, इसलिए वित्तीय रूप में राज्य सरकार संघ सरकार पर निर्भर है या निर्भर प्रतीत होती है। इसलिए वित्तीय रूप में संघ सरकार राज्य सरकार पर संघ सरकार पर वित्तीय रूप में प्रतीत होती है, निर्भर प्रतीत होती है। निर्भर अंडरलाइन, और निर्भर किस में होता है? केंद्रीकरण में। ध्यान रखना, संघीय मॉडल में नहीं है ये, केंद्रीकरण में होता है। इन शब्दों को बहुत बहुत की टर्म, जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे मैं भी पढ़ता हूं आपको पढ़ाने के लिए, आप भी पढ़ते होंगे। आप में और मुझ में पढ़ने में अंतर क्या है पता है? जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो आप, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, मैं की टर्म पकड़ लेता हूं, उसके की टर्म क्या क्या है, जो कि मैंने की टर्म इसके दे रखे हैं। समझ में आ रही है? जो की टर्म, ये की टर्म है इनके, और लेकिन आप लाइन टू लाइन पढ़ते होंगे, सारी चीजों को याद करते होंगे, है ना। ये शायद मुझे काफी सालों से पढ़ने से अनुभव प्राप्त हुआ है, इस वजह से मैं की टर्म
याद कर पाता हूं। इस वजह से पढ़ने का जो है तरीका ना बदलो, अपने आप को की टर्मों को ध्यान रखो। एक चैप्टर बनाया, एक चैप्टर खोला, पढ़ा, उसमें से नोट्स नहीं बनाने आपको, की टर्म छांटने हैं, क्या क्या की टर्म है, समझ में आ रही है? इनका मतलब क्या होता है, संघ और राज्य का मतलब क्या होता है, शक्ति का विभाजन क्या होता है, दोहरी सरकार क्या होती है, समकक्षता क्या होती है, स्वायत्त शक्ति क्या होती है, समझ में आ रही है? इन चीजों को देखो, आ रही समझ में? अगला क्या लिखवाया था मैंने आपको, प्रतीक होती है। निर्भर प्रतीत होती है। इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि राज्यों को आर्थिक दायित्व प्राप्त है। इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि राज्यों को आर्थिक नहीं, अधिक दायित्व प्राप्त है, अधिक दायित्व प्राप्त है, जबकि शक्तियां कम हैं, जबकि शक्तियां कम हैं, जबकि शक्तियां कम हैं। अच्छा, ये तो हो गया संवैधानिक बात। अब थोड़ा सा व्यवहार में आ जाते हैं, अब थोड़ा सा व्यवहार में आ जाते हैं। अब सोच के देखिए, कहीं पे बाढ़ आ रही है, ये किसका विषय है? बाढ़ नियंत्रण का विषय किसका है? राज्य का है, केंद्र का है? केंद्र का है। राज्य का होता है। राज्य का है। समझ में आ रही है? राज्य के अंदर भूख हड़ताल हो रही है कहीं, मतलब भूखे मर रहे हैं लोग, किसका विषय है? राज्य का, संघ का? लेकिन हेल्प कौन करता है? राज्य केंद्र करता है। ऐसा नहीं है। वित्त आयोग किसकी सिफारिश करता है? राज्यों की। किस राज्य को कितने पैसे देने, यही तो वित्त आयोग का काम है। हर 5 साल बाद वित्त आयोग गठन किया जाता है कि नहीं? वित्त आयोग का काम, वित्त आयोग हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है? वित्त आयोग का काम क्या है? यही तो डिसाइड करना है कि कौन से राज्य को, कौन सा राज्य गरीब है, कौन सा राज्य अमीर है, किस राज्य को कितने पैसे चाहिए, वित्तीय संसाधनों को बंटवारा वही करवाता है। और ये केंद्र सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, लेकिन ज्यादातर केंद्र सरकार मानती है। वोट भी तो चाहिए पूरे सरकार। अब केंद्र सरकार पे दायित्व पूरे देश का होता है, राज्य सरकार पे सिर्फ अपनी जनसंख्या का दायित्व होता है। समझ में आ रही है? इसलिए केंद्र सरकार सबका ख्याल रखती है। अब तक तो हमने केंद्र की बहुत बुराई कर ली, थोड़ा सा बड़ाई कर लेते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं उसकी। क्या है दूसरा पहलू? क्या है दूसरा पहलू? यह है, बाढ़ आ जाती है बहुत ज्यादा, या सुनामी आ गई कहीं, मान लो केरल में आई थी, बाढ़ आ गई थी, पिछली बार सुनामी आई थी ना। आपराधिक कोई मतलब आपराधिक क्या, प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, उत्तराखंड में आ जाती है, कहीं भी, कहां कौन जाता है? किसकी फोर्स जाती है बचाने के लिए? सेंटर की फोर्स जाती है कि नहीं? राज्यों की नहीं जाती है, उसमें सेंटर की जाती है। किसका दायित्व है वैसे? राज्यों का, सारी चीजें। अच्छा, राज्यों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो कौन देता है? केंद्र देता है। सारी चीजें कौन करवा रहा है हैंडल? केंद्र सरकार। इसलिए केंद्र इतना भी बुरा नहीं है यार, समझ में आ रही है? केंद्र इतना भी बुरा नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, आप दोनों मान लो कि एक घर में 4 भाई हैं, है ना? एक भाई ज्यादा कमा रहा है, एक भाई थोड़ा सा कम कमा रहा है, और एक भाई उससे भी कम कमा रहा है, और एक भाई अंबानी मान लो। समझ में आ रही है? और संघ सरकार तुम्हारा पापा है, ठीक है? 4 भाई हैं, 4 राज्य हैं अलग अलग, और चारों की विषय वस्तु अलग है, मतलब कि वित्तीय संसाधन अलग अलग है, ठीक है? अब ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब इसके लिए एक भाई भूखा मर रहा है, एक भाई के पास इतना है कि वो पचा नहीं पा रहा है, इतना खा रहा है, और संघ सरकार के पास तो है ही है अपना सारी चीजें। तो राज्य का, संघ सरकार का कर्तव्य क्या होगा? जो भूखा है उसे दे। समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं सहभागिता का सिद्धांत। समझ में आ रही है? नैतिकता भी यही कहती है, साझे उत्तरदायित्व। इसलिए अगली हेडिंग डालिए, साझे उत्तरदायित्व। किस किस के साझे उत्तरदायित्व? केंद्र और राज्यों के। हेडिंग डालिए अगला, साझे उत्तरदायित्व। संघ एवं राज्यों के बीच, पहला पॉइंट है, संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग के अनेक आधारों का संविधान में उल्लेख किया गया है। सहयोग के अनेक आधारों का संविधान में उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची अंडरलाइन। समवर्ती सूची में विधि के निर्माण का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को प्रदान किया गया है।
जो कि मैंने अभी बताया था, दोनों को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप में भी, प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप में भी, प्रशासनिक अंडरलाइन और वित्तीय अंडरलाइन, प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप में भी संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। सहयोग आवश्यक, बिना सहयोग के चल ही नहीं सकता है संघ, समझ में आ रही है? इसलिए सहयोग आवश्यक है। जैसे कि मैंने अमेरिका बता दिया था ना, अमेरिका का फेडरल सिस्टम कैसा है कि राज्यों का अलग है और तुम्हारा अलग है। भाई तुम दोनों जो अलग खाओ, हम दोनों अलग खाएं, कुछ भी विपदा आ जाए कोई मतलब नहीं है। व्यवहार में ऐसा नहीं है, आपस में मदद करते हैं। आपस में मदद करते हैं वो लोग, समझ में आ रही है? व्यवहार में ऐसा नहीं है। हालांकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे ही भारतीय संविधान में है, संविधान में अलग अलग लिख रखा है, चलो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन देखने में प्रतीत ऐसा होता है कि केंद्र के पास शक्ति ज्यादा है। समझ में आ रही है? संविधान को देखें तो देखने में प्रतीत होता है कि राज्यों के पास कुछ नहीं है, लेकिन केंद्र सहायता भी तो करता है, सहभागिता भी तो करता है। समझ में आ रही है? उनके उत्तरदायित्वों को पूरा भी तो करवाता है। आ रही समझ में? वो अलग बात है, पार्टिसिज्म अलग है। यहाँ पे अब मान लो मोदी सरकार केंद्र में है और उसके 18 राज्यों में सरकार है, तो 18 की कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि वो अपने राज्यों की जो है सबसे पहले करेंगे ना केयर। अब यही तो पार्टी सिस्टम होता है। समझ में आ रही है? विपक्षी दलों की, जैसे कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, कहीं साम्यवादी दल की सरकार हो, या कहीं कांग्रेस की सरकार हो, वहां ऐसा नहीं होगा। दिखाने के लिए हो सकता है कभी कभी, अगर कोई समझदार प्रधानमंत्री है, अगर केंद्रीय मंत्री बहुत बेहतरीन है, तो इक्वल समानता दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है? इसलिए अगला पॉइंट, क्या बोला था मैंने? लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था? आवश्यक है। संघ एवं राज्य के बीच सहयोग के बिना, संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग के बिना, ये आपको मेंस में लिखना है, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको। ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा आपको। संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग के बिना आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती, की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। और भारत में विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के अभाव के कारण ही, और भारत में विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के कारण, सहयोग के अभाव के कारण भी माओवाद अंडरलाइन, माओवाद क्या है? मार्क्स के परपोता, कार्ल मार्क्स के परपोता, इसके बारे में बताएंगे किसी दिन। माओवाद का समाधान नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? नहीं हो सका। अब सोच के देखिए, माओवाद जैसी एक विषम परिस्थिति हमारे यहाँ, माओवाद उसे बोलते हैं जो राज्यों में आपने देखे होंगे, झारखंड वगैरह में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में नक्सलवादी वगैरह होते हैं माओवाद। वो उनका कार्य क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ रोड बनाओ, हमें शिक्षा दो, हमें हॉस्पिटल दो। उनका मानना ये होता है कि सरकार को खत्म कर दो, संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए, सारी चीजें। इसका निष्कर्ष यही होता है, ठीक है? पूंजीपतियों को खत्म कर दो, और जो उदारवादी सरकार है, यानी कि पूंजीपति वाली सरकार है, यानी कि जितने भी उद्योगों पर प्राइवेट, जो प्राइवेटाइजेशन है, उसको खत्म करके समाज का उद्यम होना चाहिए, समाज का कल्याण, उस पर अधिकार होना चाहिए। समझ में आ रही है? लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। समझ में आ रही? इसलिए इनमें दोनों में झगड़े होते हैं। अब ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में आ रही है, मध्य प्रदेश में गोलियों से हमारे फौजियों को मार दिया गया। मान लो एक बस उड़ाई तो थी कुछ दिन पहले, मार दिया। अब मध्य प्रदेश की पुलिस भाग रही है उनके पीछे, या हमारी सीआरपीएफ भाग रही है उनके पीछे। अब दूसरे राज्य की सीमा में घुस गए अंदर, अब मध्य प्रदेश की पुलिस वहीं रुक जाएगी, क्योंकि उनको इजाजत नहीं है वहां जाने की। समझ में आ रही? केंद्र वाली को है, लेकिन केंद्र वाली को रोक सकता है कौन? राज्य। छुपा भी तो सकते हैं, अगर अपोजिट सरकार है, छुपा भी तो सकते हैं। तो बिना सहयोग के तो नहीं हो सकता ये सारी चीजें, इसलिए सहयोग की आवश्यकता। तो वो लोग बोल सकते हैं ना कि जो भी है तुम यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सहयोग की आवश्यकता बहुत महसूस की गई है। समझ में आ रही? बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। अगला क्या है, क्या बोला था मैंने? माओवाद वाला, हाँ, माओवाद का समाधान नहीं हो सका।
क्योंकि लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची अंडरलाइन, इसलिए इसका समाधान नहीं हो सका अब तक। लेकिन समाधान कैसे हो सकता है? सहयोग के साथ में। अगर केंद्र और राज्य आपस में सहयोग करें तब, केंद्र और राज्य के बीच में नहीं, ये तो होगा ही होगा केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन राज्य और राज्यों के बीच में भी सहयोग होना आवश्यक है। अगला, संघ एवं राज्य के संबंध एक क्रिकेट टीम की भांति हैं। जैसे क्रिकेट टीम मिलकर के मैच जीतती है ना, उसी तरीके से संघ और राज्य के संबंध एक क्रिकेट टीम की भांति हैं, जहां प्रत्येक सदस्य के बीच सहयोग से ही, सहयोग अंडरलाइन से ही राष्ट्र रूपी टीम का विकास संभव है। अगला पॉइंट, जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मतलब नदी जोड़ो परियोजना है ना, आपस में हो रही है। अब एक नदी तो एक राज्य में नहीं रुक सकती भाई, वो तो कई राज्यों को पार करके जाएगी। अब नदियों को लिंक करना है सारी चीजों में, तो राज्यों की सहयोगिता आवश्यकता होगी कि नहीं? अब राज्यों के बीच में सहयोग होना चाहिए कि नहीं इस पॉइंट पे। जैसे नदी जोड़ो परियोजना, या तो हिंदी में लिख लो या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लिख लो। में राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम अंडरलाइन भी सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भी सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। ये मैंने करवा दिया आपको विषय वस्तु, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहां से आता है, संघ राज्यों के बीच में संबंध कैसा है कैसा नहीं है, सारी चीजें आप यहां से आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के या लेक्चर को बार बार देखिए, समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको समझा पा रहा हूं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा पा रहा हूं तो भाई मेरी गलती है। इस चीज को मैं अपने मानता हूं, इस चीज को। अगर नहीं समझा पा रहा हूं, अगर टीचर आपको नहीं समझा पा रहा है तो वो हमारी गलती होती है। अगर आपके समझ में आ रही है तो वो हमारी गलती नहीं होती। तो निष्कर्ष, अंतिमतः निष्कर्ष देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष कैसा होगा, जो कि मेरी आदत है, जो हर विषय पर मैं निष्कर्ष देता हूं और बिना निष्कर्ष के क्वेश्चन आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष, अगली हेडिंग निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशिष्ट संघीय शासन का उदाहरण है। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था का उदाहरण है, जहां शक्ति विभाजन के साथ डिवीजन ऑफ पावर, सहयोग अंडरलाइन, केंद्रीय बल प्रदान किया गया है और संघ सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। और देखिए, इससे आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और इससे आगे कुछ टॉपिक्स भी हैं जो कि संघीय व्यवस्था में ही आते हैं, जो कि तीसरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आज का जो है यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। और मैं हर लेक्चर में ये बताता हूं कि अगर मेरी कुछ कमियां हो तो मुझे प्लीज जरूर बताइए, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके सपने कुछ बनने के हैं, आईएएस बनने के, पीसीएस बनने के हैं, कुछ सरकारी जॉब के हैं, या फिर कुछ अच्छा इंसान बनने के हैं। इन वीडियोज को वो भी इंसान देख सकता है जो भारतीय संविधान के बारे में जानकारी रखने का हक रखता है, जो कि भारत के हर नागरिक का, प्रत्येक का कर्तव्य है कि भारतीय संविधान के बारे में जाने और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के बारे में जाने और उनका कर्तव्य का निर्वहन करे। नमस्कार।